कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान 1990 वाला माहौल क्रिएट करना चाह रहा है और इस बार फिर से उसकी साजिश है कि जो केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों का और बाकी भारतीय लोगों का पुनर्वास करने की योजना करना शुरू कर रही है और जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को उनकी कब्जाई हुई जमीन, खेत खलियान, मकान, दुकान केंद्र सरकार के आदेश से वापस मिलने का ये तैयारी शुरू हुई है। इससे बौखलाकर पाकिस्तान ये चाहता है कि इस मौके में वो कश्मीरियों को मिलाकर फिर से कश्मीर के अंदर आतंकवाद को हवा दे। इस बार उसने लोकल लोगों को ये कहकर मिला लिया कि ये जो कश्मीर में बाहर के लोग आकर के बसेंगे, ये जो कश्मीरी पंडित अगर वापस आएंगे तो यहाँ फिर तुम्हारी चलेगी नहीं। तो इसलिए वो लोकल लोगों को मिला रहा है और ऐसा गुप्तचर एजेंसियों ने जानकारी केंद्र सरकार को दी है कि बड़े पैमाने पर एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, नए नए नाम से लश्कर ए तोयबा वो संगठन बना रहा है। लश्कर ए तोयबा ने नए नाम से एक संगठन बनाया है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, यूएलएफ। इस यूएलएफ नाम के संगठन ने बाकायदा 17 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया और उस पत्र में जारी करते हुए ये साफ साफ लिखा कि गैर कश्मीरी लोग कश्मीर छोड़कर चले जाएं, वरना अगर वो नहीं गए तो यूएलएफ यहां वो अंजाम करेगा कि फिर वो खुद भुगतेंगे और उसमें पुलिस के पूर्व पुलिस के कर्मचारी और पुलिस के परिवार वालों को भी निशाना बनाया जाएगा। ये जो धमकी दी है, इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है वहां गैर कश्मीरियों पर। और इस गैर कश्मीरियों में हमले में गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं टारगेट किलिंग। अब ये टारगेट किलिंग जो है वो केवल ये देख रहे हैं कश्मीर के अंदर आतंकवादी के यहां बाहर का आदमी कौन है, तो बिहार, यूपी और कश्मीर के बाहर से गए हुए लोगों को बाकायदा वो मारकर और गली मोहल्ले में गुम हो जाते हैं। ये जो हो रहा है इसको बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि ये हाइब्रिड आतंकवाद है जिसमें यहाँ के लोकल लोग मिले हुए हैं। और लोकल लोग इसलिए मिल गए हैं क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। अगर यहाँ कश्मीरी पंडित वापस बस जाते हैं, यदि आम भारतीय को वहां प्लॉट खरीदने की अनुमति मिल रही है, वहां विवाह करने की अनुमति मिल रही है, वहां नौकरियां दी जा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भारत का अन्य हिस्सा है फिर कश्मीर भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी अमन शांति कायम हो जाएगी। उसके बाद जो पूर्व सैनिक और पूर्व पुलिस कर्मियों को वहां बसाया जा रहा है, उस योजना में जब पूर्व सैनिक वहां बसेंगे, पुलिस के परिवार वहां रहेंगे, उनके पास लाइसेंस के हथियार भी होंगे, फिर वहां आतंकवाद कैसे पनपेगा। और इसलिए आतंकवाद जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है वो अपनी एक अंतिम कोशिश कर देना चाहता है कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए। और इसीलिए वो सीज फायर का उल्लंघन करके पुंछ में लगातार 7 दिन से एनकाउंटर चल रहा है सेना का। वो चाहता है कि एक तरफ सेना को यहां उलझाए रखे और यहां आतंकवादियों को अंदर भेज दे, क्योंकि कुछ ही अगले आने वाले दिनों में फिर वहां कश्मीर घाटी में बर्फ पड़ जाएगी और बर्फ पड़ने से पाकिस्तान से जो रास्ते आते हैं उसमें फिर आना आसान नहीं होगा, या यूं कहें वो मुमकिन ही नहीं होगा। और इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते हैं कि बर्फ पड़ने के पहले वो भारत में एंट्री कर जाएं, क्योंकि भारत में अभी आने वाले दिनों में जो दीपावली आने वाली है, जो त्योहार आ रहे हैं, ऐसे मौके में वो बड़े पैमाने पे भारत में हिंसा करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी कमर कसी है। अभी हाल ही में जो हमारे सेना प्रमुख हैं नरवणे, वो वहां दौरे पर हैं, गृह मंत्री वहां दौरे पर जा रहे हैं और वहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है। एनएसए, अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह, यहां तक कि मोदी जी भी डायरेक्ट सारी घटना पर नजर रखे हुए हैं। और इस सबको लेकर जो कार्रवाई करने का प्लान बना है, इसमें यह तय कर दिया गया है कि जो आतंकवादी अगर ये सोच रहे हैं कि हम कश्मीर को दोबारा से आतंक की आग में जला पाएंगे, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। सेना को खुली छुट्टी दी गई है और उस खुली छुट्टी का परिणाम हम देख रहे हैं कि पिछले केवल 1 महीने में 35 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें उनके ठिकाने तक को उड़ा दिया गया है। दूसरी तरफ एक चर्चा चली हुई है क्रिकेट मैच को लेकर, और क्रिकेट मैच को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है और लोग कह रहे हैं कि ऐसे में क्रिकेट मैच कैसे होना चाहिए। हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, और जो पाकिस्तान
आतंकवादियों को बॉर्डर पार करा के पैसा देता है, गोला बारूद देता है, हथियार देता है, उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलें, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं नहीं जानता, मैं क्रिकेट का जानकार नहीं हूं, लेकिन राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे एक समझौता होता है, मैच को हम रद्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या युद्ध नहीं, उस टाइम पे भी मैच खेलोगे आप? लेकिन कुछ भी पेचीदगी हो, इस देश में आक्रोश है। और जिस पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं, अभी खबर आई कि एनएसए अजीत डोभाल कई देशों के एनएसओ के साथ मिलकर के तालिबान पर दिल्ली के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ये पाकिस्तान इस सुधरने वाला नहीं है। जिस पाकिस्तान से हमने मधुर रिश्ते बनाने के लिए कई बार कोशिश की, उसने पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान वो देश है कि जिसने जब जब भारत ने कोशिश की कि शांति बहाली हो, तब तब पीठ में छुरा घोंपा है। अटल बिहारी जी की सरकार के समय में मैत्री बस समझौता हुआ, बसें चलाई गई, ट्रेनें चलाई गई, लेकिन उसी समय कारगिल हुआ और हमने देखा कि किस तरह से पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान हमेशा करता है। सीज फायर का उल्लंघन एक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया हुआ है और वो हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि वो आतंकवादियों को इस भारत में धकेल कर यहां भारत की धरती पर खून खराबा कर सके। वो हमेशा पाकिस्तान जो भी करता है वो चीन के इशारे पर करता है और चीन चाहता है कि भारत में अस्थिरता फैले। इसीलिए अभी भी वो वही कर रहा है जो चीन चाहता है। चीन एक तरफ हमारे बॉर्डर पे धमकी देता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में वो अपने टेंट गाड़ता है, कभी लद्दाख एरिया में वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी चीन को भारत की सेना चीन का भी कड़ा मुकाबला कर रही है, वहीं पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादियों का भी मुकाबला कर रही है। जब ये भारत को पहले से उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का कब्जा हो गया तो निश्चित रूप से उसमें जिस तरह से आईएसआई का इंटरफेयर है, जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ तालिबानियों में है, इसका असर भारत पे पड़ेगा और वो अधिक तेजी से भारत में हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां भारत में बैठे हुए कुछ आस्तीन के सांप हैं जो उन आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। उन आतंकवादियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, लेकिन वो केवल सवाल उठाते हैं और यदि सेना कोई कड़ी कार्रवाई करती है तो वो सेना को भी घेरने का काम करते हैं। इसको लेकर पिछले दिनों मोदी जी ने जिस तरह से मानव अधिकार संगठन दिवस पर बोला था, ये हमने देखा है। लेकिन अब सेना ने जिस तरह की कमर कसी है, निश्चित रूप से एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई कश्मीर के अंदर होने जा रही है और केंद्र सरकार इस कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। लेकिन यहां भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल एक हैं हम, और हम हैं भारत माता के सबूत। यहां कोई उत्तर प्रदेश का नहीं है, कोई पंजाब हरियाणा का नहीं है, कोई कश्मीर का अलग नहीं है। एक ही मातृभूमि के सब बच्चे हैं और एक भारत देश है, सब भारतीय हैं। इसी भावना से सबको रहना होगा। सुरक्षा बलों को जो कामयाबी हम देख रहे हैं मिलती है, वो इंटेलिजेंस से मिलती है, लोकल इंटेलिजेंस से मिलती है। और लोकल इंटेलिजेंस आज की डेट में हमारी सेना के साथ है, तभी सेना हमारे वहाँ जो आतंकवादी हैं उनको चुन चुन कर मार गिरा रही है। बहुत बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ये बौखलाहट है आतंकवादियों की और पाकिस्तान की कि जिस कश्मीर को वो ये चाह रहे थे आज़ादी आज़ादी के नाम पर कि वो भारत से अलग कर ले जाएंगे, वो कश्मीर और कश्मीरी लोग वो तो भारत सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं भारत के साथ। वो तो भारत के संविधान में विश्वास रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया में जा रहे हैं और इसीलिए देखा परिसीमन हुआ, चुनाव होने जा रहा है। और यही पाकिस्तान की और आतंकवादियों की प्रॉब्लम है कि कश्मीर में अगर आराम से चुनाव हो गया, आम कश्मीरी अगर कश्मीर के संविधान में विश्वास रखते हुए भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कश्मीर की तरक्की के लिए खड़ा हो गया, तो उनके मंसूबों पे तो पानी फिर जाएगा। पिछले 70-75 साल से जो सपने संजोए हुए पाकिस्तान ने थे कि वो कश्मीर को अलग कर ले जाएगा, वो तो कामयाब होते दिख नहीं रहे। और यही बौखलाहट पाकिस्तान की है, चीन की है, आतंकवादियों की है। निश्चित रूप से एकता में इतनी ताकत है कि हम कश्मीरी और चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो चाहे दिल्ली का, हम भारतीय बनकर अगर मुकाबला करेंगे तो ये आतंकवाद चीन और पाकिस्तान सब मुंह की खाएंगे, ये पक्का विश्वास है। वंदे मातरम।